हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्बिट्राज। एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। वेरियस ये वेज हैं जिसके थ्रू आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का एक कॉम्बिनेशन बना करके जो ट्रेडर्स हैं वो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, आप फ्यूचर्स और फ्यूचर्स यानी कि दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके भी आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, या आप फ्यूचर और ऑप्शंस का भी आप कॉम्बिनेशन बना करके आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो वेरियस मीन्स एंड वेज हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे पहले कि मैं आर्बिट्राज का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूं और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, एक मैं छोटा सा एक रिकैप लूंगा, यानी कि पिछले कुछ टॉपिक्स जो थे उनको एक बार रिकैप लूंगा उनका, ताकि आप आर्बिट्राज स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ टॉपिक्स जो मैंने कवर किए थे आप लोगों के साथ, आप उनका सीक्वेंस ना भूलें, क्योंकि उन टॉपिक्स का इम्प्लीकेशन, उन टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट और उन टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आर्बिट्राज के अंदर होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पिछले जो 2-3 टॉपिक्स थे उनको एक हल्का सा टच करते हैं और उसके बाद फिर हम आर्बिट्राज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हम। पहले हमने प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में ऊपर और नीचे क्यों होते हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्राइसेस हैं उनके बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने 2 मॉडल्स हमने स्टडी किए थे। सबसे पहला था कैश एंड कैरी मॉडल, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि कैश मार्केट में अगर कोई हम माल परचेज करते हैं और उसे फ्यूचर्स की डेट तक लेकर के, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट तक लेकर के जाते हैं, तो बीच में एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है और उस टाइम पीरियड से जुड़ी हुई एक इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आप माल खरीद रहे हैं और उसको सेटलमेंट डेट तक आप होल्ड कर रहे हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट ही कैश मार्केट के प्राइसेस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं वो उसके अंदर फ़र्क पैदा करती है। ये हमने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग को समझने का एक तरीका देखा था। फिर दूसरा हमने जो इसका मॉडल स्टडी किया था वो था एक्सपेक्टेंसी मॉडल, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस फ्यूचर्स ट्रेडर्स कोट करते हैं वो नॉर्मली अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर कोट करते हैं। वो कैश मार्केट को देखते हैं ट्रेडर्स और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैश मार्केट आगे चल करके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद किस तरह से प्ले आउट होगा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस को कोट करते हैं जिनका सेटलमेंट आगे चल करके होना है। तो इस तरह से हमने प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स को समझने की हमने कोशिश करी थी। और जब हम प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो लगातार हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, वो हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैश मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो लगातार बना रहता है, और जैसे जैसे हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ते हैं वो डिफरेंस जो होता है वो कम होता जाता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वो है कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स प्राइसेस, कि जैसे जैसे हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कैश मार्केट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं उसके बीच का जो स्प्रेड है, डिफरेंस है, वो धीमे धीमे कम होता जाता है और सेटलमेंट डेट के ऊपर कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई बीच में जब टाइम है, टाइम ही खत्म हो गया, तो बीच में जब टाइम खत्म हो गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो गई, नील हो गई। ठीक है ना। तो पहला जो मॉडल हमने कैश एंड कैरी मॉडल देखा तो उस हिसाब से भी अब कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में कोई प्राइस डिफरेंस नहीं बचना चाहिए था। ठीक है जी, तो इसलिए वो दोनों सेम हो जाते हैं। और एक्सपेक्टेंसी की मॉडल, अगर हम एक्सपेक्टेंसी मॉडल को देखें तो उस हिसाब से भी ये बात जस्टिफाई होती है कि जब हम फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर में किसी डेट को देख रहे हैं, तो फ्यूचर में किसी डेट को लेकर के हमें अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हो सकती है, और वो फैक्टर जो है वो कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके प्राइसेस के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। लेकिन जब धीमे धीमे सेटलमेंट डेट की तरफ बढ़ते हैं और सेटलमेंट डेट जब हमारे करीब आती जाती है तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पिक्चर है सेटलमेंट डेट के ऊपर किस तरह की एक स्थिति होगी वो क्लियर होती जाती है। और जब सेटलमेंट डेट आ जाती है तो किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी की कोई बात ही नहीं है, तो उस दिन क्या होता है, कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये सारी बातें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ करके आए, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स और कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स प्राइसेस,
इसका ही एप्लीकेशन जो होता है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्मली सट्टेबाजी तो करते नहीं हैं, उनकी पोजीशंस जो होती हैं वो हमेशा कवर्ड होती हैं, वो कैश मार्केट को फ्यूचर्स मार्केट के साथ कॉम्बिनेशन बना करके प्ले करते हैं। तो इसी तरह की एक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो आर्बिट्राज होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि वी आर हियर, यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आर्बिट्राज को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आर्बिट्राज की हम एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से एक कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके बहुत ही एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको हम आर्बिट्राज के तौर पर जानते हैं, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा पैसा आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देने के लिए मैंने एक छोटी सी मोशन ग्राफिक्स की क्लिप तैयार करी है। मैं चाहूंगा आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए और समझने की कोशिश करिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इस क्लिप को मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो क्लिप है इसको देख करके आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं भी अपनी तरफ से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ और साइड बाय साइड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि कोई डेट है, जैसे कि यहाँ पर 1 फरवरी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है और यहाँ पर गोल्ड को यहाँ पर एज एन अंडरलाइंग एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो मार्केट्स को यहाँ पर आपको के विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ स्पॉट मार्केट है जहाँ पर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है, हमको पता ही है स्पॉट मार्केट में डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है। और यहाँ पर अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो चल रहा है 15,000 रुपये पर 10 ग्राम्स का रेट चल रहा है। ठीक है जी, यानी कि आप 15,000 रुपये दिए और तुरंत के तुरंत आप 10 ग्राम गोल्ड की आप डिलीवरी ले लीजिए, क्योंकि ये स्पॉट मार्केट है। और साइड बाय साइड अगर हम एक ऑब्जर्वेशन लें कि फ्यूचर्स मार्केट में किस तरह की स्थिति चल रही है, जो कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड इन्वायरमेंट में काम करता है, तो यहाँ पर हमें देखने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पर जो गोल्ड का भी फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्यूचर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमने फ्यूचर सेलेक्ट किया है वो है 28 अप्रैल के सेटलमेंट वाला। तो उसकी जो यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो है 15,150 रुपये पर 10 ग्राम्स। यानी कि यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है जिसका सेटलमेंट 28 अप्रैल को होना है, यानी कि अगर आज 1 फरवरी है तो आप मान करके चलिए कि तकरीबन 3 महीने बाद इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होना है। और इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी मार्केट में यानी फ्यूचर्स मार्केट में यानी एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइस चल रहा है वो 15,150 रुपये चल रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं इसी इन्फॉर्मेशन से निकाल करके। एक तो आपको ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में जो स्प्रेड है वो तकरीबन 150 रुपये का है। यहाँ पे सामने ही सामने आप देख सकते हैं इसको कि कैश मार्केट में 15,000 रुपये का प्राइस है और 3 महीने आगे का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है वो 15,150 रुपये का दिखाई दे रहा है हमें। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है।
वो तकरीबन 150 रुपए का हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक बात यहाँ पर मैं बताई जा रही है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो 100 रुपीज़ है। ये आप कैलकुलेट करेंगे अपने एंड पर कि आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैरी कितनी पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि इस एग्जाम्पल के अंदर कॉस्ट ऑफ कैरी कितनी 100, यानी कि अगर हम कैश मार्केट में माल को खरीदें और उसको खरीदने के लिए हम कहीं से फाइनेंसिंग लें, ठीक है ना, माल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, और तो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और साथ ही साथ जो स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, वो तकरीबन जुड़ करके 3 महीने के लिए कितनी आएगी, 100 रुपये आएगी। क्योंकि यहाँ पर 3 महीने आगे का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है उसी के साथ हम कॉम्बिनेशन बना करके इस ओवरऑल एग्जाम्पल को देख रहे हैं। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसको एज ए ट्रेडर अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें ये जो दो फैक्ट हैं ये देखने का मौका मिल रहा है कि स्प्रेड जो है यहाँ पर 150 है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो 100 है। ये जो 100 कॉस्ट ऑफ कैरी यहाँ पर बताई गई है या जो यहाँ पर दिखाई जा रही है उसको हमने एज्यूम किया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब आप इसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे इस तरह के एग्जाम्पल को तो आप देखेंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी कितनी आ रही है, यानी कि आप जो माल खरीद करके आगे फ्यूचर की डेट तक, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट डेट तक आप ले करके जाएंगे तो उसके लिए जो आपको फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होगी उसके ऊपर कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ठीक है जी। तो नॉर्मली 1% पर मंथ के हिसाब से फंडिंग जो होती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। तो आप अपने एंड पर ये कैलकुलेट करिएगा कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपको कितनी पड़ रही है। और अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट है, अगर आप कमोडिटी आर्बिट्राज कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई जा रहा है तो वहाँ पर आपको स्टोरेज कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगेन बार बार मैं इसको बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रेड 150 रुपये का है और यहाँ पर हमने एज्यूम कर दिया है कि कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, 100 है। तो यहाँ पर हमें देखने का मौका मिल रहा है कि जो स्प्रेड है वो कॉस्ट ऑफ कैरी से क्या है, वो कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्राज की स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको हम आर्बिट्राज के तौर पर जानते हैं उसकी एक यहाँ पर बहुत ही एक सिचुएशन जो है वो हमें देखने का मौका मिल रहा है। उसको कैसे करते हैं और इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसको अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर एक 50 रुपीज़ का रिस्क फ्री प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम कैश मार्केट में अगर माल ले लें और उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट तक लेकर के जाएं जो कि आगे 3 महीने बाद है, तो सिर्फ हमें 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, लेकिन हमें जो यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है वो 150 रुपये का दिखाई पड़ रहा है। तो 100 रुपये का खर्चा लग रहा है लेकिन डिफरेंस 150 रुपये का है, तो ये 50 रुपये का जो एक्सेस डिफरेंस है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसे अर्न कर सकते हैं। तो उसे कैसे अर्न कर सकते हैं वो यहाँ पर हम मैकेनिज्म हम समझेंगे। आप क्या करेंगे, हमेशा जो एक लॉजिक होता है कभी भी किसी भी ट्रेडिंग के अंदर कि आप सस्ते माल को खरीदते हैं और महंगे माल को क्या करते हैं, आप बेचते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाई इन स्पॉट मार्केट आप करेंगे और आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इस 28 अप्रैल वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर देंगे, आप सेल कर देंगे। अब जब आप आपने इस तरह के अपने ट्रेड्स जो हैं वो इन प्लेस कर दिए, यानी कि आपने कैश मार्केट के अंदर माल को ख़रीद लिया और आप उसे कैरी कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट तक, और जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट आएगी यानी कि 28 अप्रैल आएगी आज से 3 महीने बाद, तो उस समय 2 तरह के आप सेटलमेंट आपको देखने का मौका मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, भाई डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट भी हो सकता है या क्या हो सकता है, कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर दोनों ही सेटलमेंट की सिचुएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नॉर्मली जो इंडिया में एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट नहीं होता है, वहाँ पर कैश सेटलमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको दोनों ही सेटलमेंट की पिक्चर यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर पहली एजम्पशन मैं ले रहा हूँ डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखे हैं, तो आप सेल कर रखे हैं क्योंकि आपने, तो आपको एज ए सेलर आप क्या करेंगे, आप माल की डिलीवरी देंगे, ये ना, तो ये डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम देख रहे हैं हमें दिखाई पड़ रहा है कि स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्पॉट मार्केट में बाई किया
और जिसकी कॉस्ट ऑफ कैरी 3 महीने के लिए कितनी लग रही है, 100 रुपये लग रही है। तो तकरीबन हमें जो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट आ रही है माल की कितनी आ रही है, वो 15,100 रुपये आ रही है। ठीक है जी। और आपने स्टेप 2 में किया आपने 3 महीने की सेटलमेंट वाले यानी कि 3 मंथ फ्यूचर्स जो थे वो आपने 15,150 रुपए के आपने सेल कर दिए। आगे देखते हैं हम। अब 3 महीने की बाद की जो सेटलमेंट डेट थी यानी कि 28 अप्रैल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो 28 अप्रैल अब आ गई है। और अब 28 अप्रैल क्योंकि आ चुकी है तो अब सेटलमेंट होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली एजम्पशन जो हम ले रहे हैं वो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट की ले रहे हैं, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेल कर रखे थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको एज ए सेलर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको माल डिलीवर करना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके स्क्रीन पर ये स्टेप 3 और स्टेप 4 दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टेप 3 में आप क्या करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स यू डिलीवर द गोल्ड एंड गेट ₹15,150 एज सेल्स प्रोसीड्स। क्योंकि आपने 15,150 रुपए में आपने क्या कर रखे थे, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर रखे थे। ठीक है ना, ऐसा ही हुआ था ना, आपने 15,150 रुपए के भाव से आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखे थे। तो आपने क्या किया, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है, आपने गोल्ड की डिलीवरी दे दी और बायर ने आपको 15,150 रुपए दे दिए। ठीक है जी। और अब स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस माल जो आपने कैश मार्केट में खरीदा था उसको आपने फाइनेंस करवाया था। ठीक है जी। तो 15,000 रुपए का माल था और उसके ऊपर 100 रुपए की जो लागत पड़ रही थी, तो टोटल 15,100 रुपए का आपका जो खर्चा आ रहा था वो वापस आपने क्या कर दिया, फाइनेंसर को पे बैक कर दिया। यानी कि एक तरह से आपने जो मूलधन था वो भी वापस किया और उसके ऊपर जो ब्याज था वो जोड़ करके आपने 15,100 रुपए की जो रकम थी वो आपने वापस कर दी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट था। आपने देखा कि किस तरह से आपने इस तरह से 50 रुपए का एक रिस्क फ्री प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर अर्न किया। ये बात मैं आपको और बता दूं, जैसे 28 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि मार्केट में 15,200 रुपए का रेट चल रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। 28 अप्रैल वाला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था उसका भी दाम 15,200 रुपया है और कैश मार्केट के अंदर जो दाम चल रहा है वो भी 15,200 रुपया है। तो हमने पहले समझ चुके हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं वो सेटलमेंट डेट के ऊपर कन्वर्ज हो जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्योंकि डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर को क्या करना है, माल को डिलीवर करना है। तो इस प्राइस का कोई भी यहाँ पर इम्प्लीकेशन हमें देखने का मौका नहीं मिल रहा है। रेट यहाँ पर 15,200 होता, 15,300 होता या घट करके 14,800 हो जाता, 14,500 हो जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको देखने का मौका मिल रहा है। भले ही यहाँ पर 15,200 रेट हो गया, बढ़ गया है, 15,150 पे आपने क्या किया था, आपने माल सेल किया था। ठीक है जी। तो आपको 15,150 रुपए मिल गए, आपने माल को डिलीवर किया और आपको 15,150 रुपए मिल गए। लेकिन यही नहीं, अगर यहाँ पर उल्टी स्थिति होती, यहाँ पर रेट क्या हो जाते, डाउन हो जाते, 15,000 से प्राइसेस टूट जाते, जैसे मैंने कहा रेट 14,000 क्यों ना पहुंच जाते, तो भी आपको, क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने सेल कर रखा था, आपका प्राइस जो था 15,150 रुपए का वो लॉक हो चुका था। तो इस वजह से आप जब माल को डिलीवर करते आपको 15,150 रुपए ही मिलते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हमें देखने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पर रेट कुछ भी होता, लेकिन आपका जो जिस समय आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया, जिस समय आपने ये ट्रेड को लॉक किया, जिस समय आपने दोनों मार्केट में आपने कॉन्ट्रा पोजीशंस आपने क्रिएट करी, यानी कैश मार्केट में बाय किया और फ्यूचर मार्केट में आपने क्या किया, सेल किया, तो उस समय जो बीच का जो स्प्रेड था, ठीक है जी, वो क्या हो गया, वो लॉक हो गया। अगर आप अपनी पोजीशन को सेटलमेंट डेट तक आप कैरी करके लेकर के जा रहे हैं और इस तरह से आपने 50 रुपए का जो एक्सेस स्प्रेड था, जिसको आपने स्पॉट किया, जिसको आपने देखा, आइडेंटिफाई किया, वो आपने यहां पर अर्न कर दिया। आगे देखते हैं हम। इस तरह से आपने 50 रुपीज का रिस्क फ्री प्रॉफिट बना लिया। अब यहां पर एजम्पशन 2 ली जा रही है, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल के ज्यादा करीब है, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर आप माल को डिलीवर नहीं करते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जब आप ट्रेड करते हैं तब।
तो वहां पर क्या होता है, कैश सेटलमेंट होता है, यानी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है, जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में जो सिर्फ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो रहे होते हैं, सिर्फ उनका एडजस्टमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोगों को कैश सेटलमेंट देखने का मौका मिलता है, तो किस तरह की पिक्चर होगी आर्बिट्राज के अंदर, वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले जरा रेट्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डेट को भी देखते हैं और रेट्स को भी देखते हैं, दोनों चीजों को देखते हैं। तो आज फिर अगेन 1 फरवरी है। 1 फरवरी में क्या सीन बन रहा है कि कैश मार्केट के अंदर 15,000 रुपए का प्राइस चल रहा है और एक्सचेंज में क्या चल रहा है, 15,150 रुपए पर 10 ग्राम्स का रेट चल रहा है। ठीक है जी। और ये रेट जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो 28 अप्रैल के सेटलमेंट वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर रेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपको आर्बिट्राज की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में क्या किया हमने, कैश मार्केट में तो वैसे ही काम होगा कि आप स्पॉट मार्केट में आप 15,000 रुपए पे क्या करेंगे, आप माल बाई करेंगे और इस पे जो ओवरऑल आपकी लागत आएगी वो 15,100 रुपए आएगी, क्योंकि ये जो माल आप बाई करेंगे ये आप अपना फंड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी ना किसी से इसकी क्या कराएंगे, आप फंडिंग कराएंगे और आप 100 रुपीज जो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है इसकी आप उसको भी जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैरी को। ठीक है जी। अगर स्टोरेज कॉस्ट है तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी हमने अज्यूम कर ली 3 महीने के लिए क्या है, 100 रुपया है। तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर 15,100 रुपए आ रही है। ठीक है जी। आगे देखते हैं हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, आप 3 महीने आगे के सेटलमेंट वाले आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप 15,150 रुपए के भाव से क्या कर देते हैं, आप सेल कर देते हैं। अब 3 महीने बाद की जो डेट थी वहां पर हम आके खड़े हो गए हैं, यानी कि 28 अप्रैल आ गई है और 3 महीने बाद जो मार्केट में एक प्राइस का सिनेरियो है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पे देखने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट के अंदर और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो सेम है, क्योंकि प्राइसेस क्या हो चुके हैं, कन्वर्ज हो चुके हैं। अगर हम देखें फ्यूचर्स मार्केट के अंदर तो 28 अप्रैल वाले जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं वो 15,200 रुपए हैं और कैश मार्केट के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो भी 15,200 रुपए चल रहे हैं। तो अब सेटलमेंट, क्योंकि कैश सेटलमेंट होना है तो दोनों मार्केट में अपना जो सेटलमेंट होगा वो उन्हीं मार्केट्स के अंदर अलग अलग सेटलमेंट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कैश सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज ए सेलर क्या नहीं करना है, माल को डिलीवर नहीं करना है। तो आप फ्यूचर्स मार्केट का जो सेटलमेंट होगा वो अलग होगा कैश सेटलमेंट, और जो कैश मार्केट के अंदर आपने जो पोजीशन खड़ी करी थी उसको आप अलग आप क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो आप किस तरह से उसको करेंगे हम देखते हैं। स्टेप 3A और 3B आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने कैश मार्केट के अंदर माल खरीदा था तो अब कैश मार्केट के अंदर ही आप क्या करेंगे, माल सेल करेंगे। तो 15,100 रुपए पे माल की आपकी टोटल लागत आ रही थी, 15,000 रुपए माल के और 100 रुपए कॉस्ट ऑफ कैरी के, और आपने माल कितने पे बेच दिया, 15,200 रुपए पे आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल कैश मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 रुपीज आ रहा है। ठीक है जी। और अगर हम फ्यूचर मार्केट के अंदर अगर हम नजर डालें तो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने 15,150 रुपए के भाव से क्या किया था, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे, लेकिन वो रेट क्या हो गया, उसका उल्टा बढ़ गया है, यानी कि रेट अब क्या हो गया, 15,200 रुपए हो गया। तो 15,200 रुपए पे आप क्या करेंगे, अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, आप स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि एक तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स ऑर्डर लगा करके, यानी कि बाई का ऑर्डर लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। तो 15,150 पे आपने क्या किया था, आपने सेल किया था, और एक तरह से 15,200 पे क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो एक तरह से आपको फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपको 50 रुपए का लॉस देखने का मौका मिल रहा है। तो आपने कैश मार्केट के अंदर 100 रुपए कमाए और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपने 50 रुपए लॉस किए। ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या हुआ इसका, स्पॉट मार्केट में 100 रुपीज का प्रॉफिट, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर 50 रुपए का लॉस, और आपको ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपए का हो रहा है। यही आर्बिट्राज की ब्यूटी है। मार्केट मूवमेंट कैसा भी हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, वो प्राइस का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो जो कॉस्ट ऑफ कैरी जो इन्वॉल्व होगी उसको, कॉस्ट ऑफ कैरी को पूरी तरह से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आप इस तरह से आप कैश मार्केट के अंदर और फ्यूचर मार्केट के अंदर एक पोजीशंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और यू आर नॉट बॉदर्ड कि मार्केट अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है। आपका जो नेट प्रॉफिट है कॉस्ट ऑफ कैरी काट करके जो स्प्रेड बचता है वो प्रॉफिट आपका लॉक्ड हो जाएगा उसी समय जिस समय आप ये
पोजीशन आप क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से कुछ आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल देने की कोशिश करी है। अभी आगे हम एनएससी के ऊपर किस तरह से कैश मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर पोजीशन क्रिएट करते हैं उसको भी हम करके देखेंगे, और वहां पर हम आर्बिट्राज का एक लाइव एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि आप के लिए यहाँ पर कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस और इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप जब एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप भले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एज ए बायर काम करते हैं या एज ए सेलर काम करते हैं, तो वहाँ पर मार्जिन इन्वॉल्व होता है। तो मार्जिन फंडिंग आप कराते हैं, मार्जिन फंडिंग कराते हैं तो उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट का खर्चा आता है। और दूसरी बात, ब्रोकरेजेस इन्वॉल्व होती हैं, वो एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस को भी आपको कंसीडर करना है और आपको ये देखना है कि वो सारे एक्सपेंसेस निकाल करके क्या स्प्रेड का जो डिफरेंस आ रहा है, जो स्प्रेड हमें दिखाई पड़ रहा है, वो इतना बिग इनफ है कि हमें ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल करके आए। लेकिन यहाँ पर इस छोटी सी क्लिप का जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको आर्बिट्राज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाऊँ, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्लिप के माध्यम से क्लियर हुआ होगा। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम। आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से ये ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या स्ट्रेटजी है जिसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। और आर्बिट्राज ट्रेडिंग इज अबाउट स्पॉटिंग द स्प्रेड एंड इनकैशिंग इट बाय क्रिएटिंग इनवर्स पोजीशंस इन द डिफरेंट मार्केट्स। तो आपको बताया जा रहा है कि आर्बिट्राज के अंदर क्या किया जाता है। आप दो मार्केट्स जिसके अंदर आई मीन सेम एसेट ट्रेड हो रहा हो, नॉर्मली एक के अंदर कैश ट्रेड होता है और दूसरे के अंदर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उसी एसेट के, उसी कमोडिटी के या उसी स्टॉक के या उसी करेंसी के। ठीक है जी, आप देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या स्प्रेड कितना है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। और अगर आपको वो डिफरेंस इतना बड़ा दिखाई पड़ता है कि सारे खर्चे काटने के बावजूद भी आपको कुछ नेट प्रॉफिट हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप एक इनवर्स पोजीशंस क्रिएट करते हैं। यानी कि एक मार्केट के अंदर आप बाई की पोजीशन क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जिस मार्केट के अंदर प्राइसेस कम होते हैं वहां पर आप बाई की पोजीशन क्रिएट करते हैं, और एक तरफ दूसरी मार्केट है जहां पर वही एसेट ट्रेड हो रहा है किसी और फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कैश मार्केट में गोल्ड जो है वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेड हो रहा है, और एक तरफ फ्यूचर्स मार्केट है जहां पर गोल्ड के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन उनका कैश सेटलमेंट होगा आगे जा करके, लेकिन एसेट तो वही ट्रेड हो रहा है ना, कमोडिटी तो सेम ही है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर वो महंगा ट्रेड हो रहा है वहां पर क्या करेंगे, आप सेल करेंगे, और जहां पर सस्ता चल रहा है वहां पर क्या करेंगे, बाई करेंगे, और पोजीशंस को क्या करेंगे, आप कैरी करेंगे सेटलमेंट डेट तक। यहाँ पर जब आप इस क्लिप को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ तो एक बात आपको बता दूं कि अभी जैसे मैंने बोला था कि एनएससी के ऊपर तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आर्बिट्राज की जो एडवांस और ट्रेडिंग मेथोडोलॉजीज हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कैश मार्केट की पोजीशन को आप या अपनी ओवरऑल दोनों पोजीशंस को आप सेटलमेंट डेट तक ले करके जाएं। आप उससे पहले भी क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। वो जब हम एनएससी का एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस क्लिप को भी वाइंड अप कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपको आर्बिट्राज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा।